वेलकम टू द चैनल। और हम लोग ये नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं फ़िज़िक्स की, जिसमें क्लास 10th की फ़िज़िक्स शुरू से एंड तक ख़त्म करेंगे, सारे चैप्टर्स। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो सबसे पहला चैप्टर आता है लाइट, ओके। और दो मेजर टॉपिक्स में ये डिवाइडेड है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कई प्राइवेट बुक्स में दोनों चैप्टर्स को सेपरेटली डील किया गया है। दैट डजेंट रियली मैटर, हम लोग शुरू से चलने वाले हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी विल गो इन डेप्थ, बहुत डिटेल में चलेंगे, सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बोर्ड के क्वेश्चंस, कुछ हॉट्स क्वेश्चंस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, कुछ कंपटीशन वाले जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस, सो दैट टॉपिक्स को अच्छे से समझ सको, ओके। सो इनिशियली हम लोग और डिस्कशन करते रहेंगे हाउ वी विल बी मूविंग ऑन। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर लाइट। सो जो पहला सबसे टॉपिक है वो होगा कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या है। श्योर, हम सभी ने लाइट को ऑब्ज़र्व किया है इन आवर सराउंडिंग्स। आप किसी चीज़ को देख पाते हैं क्योंकि लाइट है। हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि डे लाइट है अभी, और यहाँ शेडो दिख रहे होंगे आपको इस पोर्शन में ये ब्राइट कलर दिख रहा होगा ड्यू टू द लाइट, ओके। एंड दैट बॉय हेयर और दिस बॉय हेयर, दे आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड देम, क्योंकि लाइट है। लाइट नहीं रहे तो वो चीज़ों को देख नहीं पाए। तो काफ़ी पहले आपने लाइट को कुछ इस तरीके से डिफ़ाइन किया होगा कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी, यू कैन सी यहाँ पे भी हमने ठीक वही चीज़ लिखा है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी। बट नेक्स्ट अप वी वुड से दैट enables us to see the things around us. This is how we would formally define light, कि ये एक तरह का रेडिएंट एनर्जी है, एक जगह से दूसरी जगह तक चल के जाता है, रेडिएंट एनर्जी है। और इसी की वजह से हम आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं। ऊपर जो डेफिनेशन लिखा है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट दैट वी हैव रिटन एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन वेव्स, विच मीन्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन वेव्स। इस टॉपिक को नीचे हम लोग और आराम से समझते हैं, ओके। सो फ्यू मोर थिंग्स, वी सॉ दैट लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट enables us to see things around us. नाउ इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की कि लाइट वेव के फॉर्म में चलता है। सो व्हाट इज़ दैट वेव? दैट वेव इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक ऐसा वेव है जिसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। दैट इज़ हाउ ऑब्वियसली सन से जो लाइट है वो अर्थ तक आ पाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सन से अर्थ तक लाइट नहीं आ पाती। फॉर एग्ज़ाम्पल इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम लोग देखें तो जो साउंड है उसको ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लाइट कैन मूव थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी चल सकता है। इट डज़ नॉट रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल। इस पिक्चर में द पर्सनैलिटी दैट यू आर सीइंग इज़ नन अदर दैन आइजैक न्यूटन, and he is having a discussion on light with this kind of students in the class. And a major point is written here, यहाँ पे लिखा हुआ है कि light moves in a straight line. ये प्रॉपर्टी आपने बहुत पहले क्लासेस में पढ़ ली होगी। So this is one of the important characteristics of light, that it travels in a straight line. We talked about light and we said that it's an electromagnetic wave. इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने E से डिनोट किया है
एंड मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया है. दिस इज़ द वेवलेंथ of the magnetic field and this would be the wavelength of our electric field, okay, from here to here. और ये इस डायरेक्शन में चल रहे हैं. We have written that the term light refers more broadly to electromagnetic radiation of any wavelength. See, depending upon what color of light it is, for example, red color have a higher wavelength as opposed to blue. Okay, so the term light refers to electromagnetic radiation of any wavelength, वो चाहे कुछ भी wavelength हो, और अगर वो electromagnetic radiation है तो उसको हम लोग light कहेंगे, whether visible or not. Now this can be debatable. Some books refer that only visible portion of the electromagnetic spectrum is light, while some argue that whether visible or not, we can call it light. After all, the further you study, you will realize that it does not really matter. Okay, so let's talk about the electromagnetic spectrum first. So as we said, light is just a part of electromagnetic spectrum. In the full spectrum we have the visible light, the light that you can see from violet to red, which basically ranges from 400 nanometer to 700 nanometer. And then we have invisible light, light that us humans cannot see, हम लोग नहीं देख सकते. One of them is infrared, IR. अब ये टीवी रिमोट नाइट विजन में यूज़ किया जाता है. इफ़ यू हैव अ रिमोट इन योर हाउस, घर में अगर रिमोट है, टर्न द रिमोट ऑन, रिमोट को ऑन करो एंड ट्राई टू लुक एट द टॉप, जहाँ से वो इंफ्रारेड निकलता है. मोस्ट लाइकली यू विल नॉट बी एबल टू नोटिस दैट. अगर उसे मोबाइल के कैमरे से देखेंगे तो वो पता चलेगा, बिकॉज इट इज़ नॉट विजिबल टू द ह्यूमन आई. एंड देन देर इज़ एन अल्ट्रा वायलेट. बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इन द सनलाइट and causes sunburns. Then there is X-ray. This is used in medical imaging. Then there is microwave, used for cooking and in communication. There is radio waves, that is used in radio and mobile communication. We will see in the next slide. Let's go. This is the electromagnetic spectrum. As you can see, this is the spectrum of the visible light. Okay, so the actual spectrum would go something like this, starting from the gamma rays, then X-rays, then ultraviolet rays, and in the middle is this portion is the visible light, then infrared, right, then radio waves. So gamma rays are extremely small, right, 0.0001 nanometer. By the way, nanometer is 10 to the power minus 9 meter. They are extremely tiny. And then comes the X-ray, then ultraviolet rays at 10 nanometer. And then we can see the visible light ranges from 400 nanometer to 700 nanometer, right, from violet and all the way up to the red end. And then we have infrared, then we have radio waves used in radar, TV. Visible light is a part in that long electromagnetic spectrum. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल जो हम लोगों ने लिखी है वो ये है कि द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट हैव डिफरेंट कलर. अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग कलर होते हैं और इसीलिए हम लोग अपने आसपास बहुत सारे कलर देख सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड पॉलीक्रोमेटिक लाइट. अगर हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा तो वो सिर्फ एक वेवलेंथ का मिलके बना होगा. फॉर एग्जांपल, प्योर रेड कलर अगर हो, इफ़ देयर इज़ ए प्योर रेड कलर, it will be called a monochromatic light, as opposed to, for example, sunlight that is not monochromatic. Sunlight, we know that आपने न्यूटन्स डिस्क के बारे में पढ़ा होगा बहुत पहले ही. like we can take a disk. Okay, let's make a better disk. तो एक डिस्क अगर हम लोग ले लें और उसको 7 कलर्स में डिवाइड कर दें. Okay, and then we color it like so, and you turn it around quickly.
इसके आरपीएम को तेज़ कर देंगे, रोटेशंस पर मिनट को, बट एंड यू वॉन्ट बी देन एबल टू सी द इंडिविजुअल कलर्स. द कलर्स दैट यू वुड सी is white light, indicating that the sunlight was not a monochromatic light, right? The white light that you see is actually the combination of these colors. Okay, let's head on next. The next topic is what is optics. The light that you are studying in class 10 is part of the optics. Optics का हिस्सा है ये. So we define optics as the branch of physics that deals with the study of the nature, production and propagation of light. यानी कि लाइट का नेचर क्या है, उसके स्टडी करते हैं, कैसे ये प्रोड्यूस होता है उसकी स्टडी करते हैं, और लाइट कैसे प्रोपगेट होता है. फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ द लाइट में हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या लाइट एक पार्टिकल है या वेव है. प्रोडक्शन मीन्स ये कैसे क्रिएट होता है. फॉर एग्जांपल सन में फ्यूजन के थ्रू, बल्ब में इलेक्ट्रिकल हीटिंग के थ्रू, लेज़र में. ओके, एंड देन प्रोपगेशन, वी वांट टू नो कि ये कैसे मूव करता है. रे ऑप्टिक्स में स्ट्रेट लाइन में, वेव ऑप्टिक्स में स्प्रेड करता है, इट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर्स, ये सब बातें. सो दैट स्टडी इज़ कॉल्ड ऑप्टिक्स. इन शॉर्ट, ऑप्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट. एंड देन इसमें जो क्लास 10 में आप पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. इसमें रे ऑप्टिक्स में आप पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं. सो इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कि आप ये मान के चलते हो कि लाइट डिस्क्रीट पार्टिकल से मिलके बना है जो स्ट्रेट लाइन में चलता है. एंड दिस इज़ बेस्ड ऑन द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा द बिहेवियर दैट टेल्स यू दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ यूनिफॉर्म मीडियम. अगर एक ही मीडियम हो, फिक्स मीडियम हो, तो उस मीडियम में लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है. ओके, वी कैन शो दिस यूजिंग अ वेरी ईजी एक्सपेरिमेंट. अगर यहाँ पे एक कैंडल बर्न हो रहा है और एक पाइप से हम लोग ऐसे देखें, सपोज यू आर वीविंग दिस लाइक दिस डायरेक्टली फ्रॉम अ पाइप, तो ये हमें डायरेक्टली दिखाई देगा यहाँ से, यू विल बी एबल टू सी दैट. बट अगर हम लोग ये करें कि इसको थोड़ा बेंड कर दें, समथिंग लाइक दिस, एंड देन यू ट्राई टू सी, तब आप नहीं देख पाओगे. बिकॉज वाई? द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. मे बी यू बी एबल टू सी अ लिटिल बिट ऑफ फेंट हेयर, लेकिन ये सीधे सीधे दिखाई नहीं देगा, यहाँ से ये क्लियर नहीं होगा. दिस टेल्स अस कि लाइट चूँकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा था, तो अब वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है. सो द एग्जाम्पल इंक्लूड द शैडो फॉर्म्स बिकॉज लाइट कांट बेंड अराउंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ओके, जब ऑब्जेक्ट्स की बात आई है देन लेट्स डिस्कस. सबसे पहले हम लोगों ने, हमारे पास है ट्रांसपेरेंट मीडियम. ओके, ऐसा मीडियम जिससे ऑलमोस्ट सारी लाइट पास कर जाती है. फॉर एग्जांपल ग्लास, जिसको ट्रांसपेरेंट मीडियम कहेंगे. एंड देन वी हैव ट्रांसलूसेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम. सो ओपेक में लाइट ऑलमोस्ट पास नहीं करती है. फॉर एग्जांपल कोई वॉल है जिसके पीछे आप नहीं देख सकते. एंड ट्रांसलूसेंट मीडियम में लाइट बहुत ज़्यादा लाइट पास करती है और बहुत ज़्यादा लाइट पास नहीं करती, समवेयर इन बिटवीन दैट ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक. फॉर एग्जांपल अगर कोई कागज़ है जिसमें हल्का सा ऑयल लगा दिया गया है, तो उसमें थोड़ा बहुत क्लियर होगा, पीछे क्या ज़्यादा क्लियर नहीं होगा. ओके, सो जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होती हैं, है ना, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि हम लोग रे ऑप्टिक्स में ऐसा ये देख रहे हैं कि लाइट जो है वो एकदम शार्प शेडो बनाती है, ओपेक ऑब्जेक्ट्स के अराउंड बेंड नहीं करती है, एकदम शार्प आपको शेडो देखने को मिलता है. लेज़र पॉइंटर्स जो हैं आपको स्ट्रेट लाइन में चलते हुए दिखते हैं. ओके, आफ्टर दैट वी सी कि ये जो फिनोमेना है रे ऑप्टिक्स का, दिस इज़ बेस्ड ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी एक प्लेन में होते हैं. दिस इज़ कमिंग अप नेक्स्ट.
एंड देन द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन के लॉज हैं, राइट, जिसमें स्नेल्स लॉ है, और लाइट बेंड हो जाती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फॉर एग्जांपल एयर टू वाटर. दिस इज़ आल्सो कमिंग अप नेक्स्ट, ये भी आगे आएगा, सो डोंट वरी फॉर नाउ. अभी जो सामने है उस पर ध्यान देते हैं. ओके, सो लेट्स सी टू फिनोमेना हियर. यहाँ पे दो फिनोमेना हमें दिख रहा है. पहला फिनोमेना ये है कि इस ग्लास के अंदर ये पेंसिल रखी हुई है और ये यहाँ पे टूटी हुई नज़र आ रही है. ओके, दिस इज़ ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, जिसकी स्टडी हम लोग आगे करने वाले हैं, एंड मैनी सच फिनोमेना. और यहाँ पे ये वही एक्सपेरिमेंट जो हम लोगों ने पहले थोड़ी देर बात की थी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ से ऑब्जर्वर जो है इस कैंडल को ऑब्जर्व कर रहा है. 3 कार्डबोर्ड रखे हैं हमने इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर इसमें से कोई भी कार्डबोर्ड आगे पीछे किया जाता है, ऑब्जर्वर जो है इस कैंडल के फ्लेम को देख नहीं पाएगा, indicating us that only in the straight line light travels. Okay, but ray optics is not only a portion of optics. We also have wave optics. हालांकि वेव ऑप्टिक्स की चर्चा नहीं है क्लास 10th में, ये टॉपिक आपको क्लास 12th में पढ़ना है, बट थोड़ी सी बातें हम लोग देखेंगे वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल ऑप्टिक्स. Obviously, wave optics concerns itself with the wave nature of light. ये wave nature of light को मान करके चलते हैं कि लाइट जो है एक्चुअली एक वेव है. ओके, तो ये काफ़ी सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं जो रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए इंटरफेरेंस. जब दो वेव्स मिलते हैं तो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और एक नया वेव पैटर्न बनाते हैं. ओके, एंड दिस कैन बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस स्लिट से ये लाइट पास हो रही है और फिर यहाँ पे ये 2 स्लिट से पास हो रही है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये दोनों वेव मिल जा रहे हैं. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब वेव्स ऐड हो जाते हैं, तो वहाँ पे ब्राइटर हिस्सा हो जाता है. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब हो जाते हैं जब वेव्स कैंसिल हो जाते हैं और वो डिमर लाइट हो जाता है. ओके, दिस इज़ नॉट ऑब्वियसली, अगर इसको रे ऑप्टिक्स के नज़रिए से देखें तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए वेव ऑप्टिक्स के थ्रू ही हमें देखना पड़ेगा. ओके, देन देयर इज़ अ फिनोमेना कॉल्ड डिफ्रैक्शन. और ये वन ऑफ द फिनोमेना था जो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व की और जिसको हम रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. Okay, so the light bends around edges and spreads after passing through a small slit. यहाँ से फॉर एग्जांपल ये लाइट पास कर रहा है और इस तरीके से ये मूव कर जाता है ना. फाइनली यू सी कि ये ऐसे कॉर्नर्स पे पहुँच जाता है जहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन में नहीं पहुँच सकते थे, नीचे के कॉर्नर्स पे. ऐसा इट अपीयर्स कि ये मुड़ गया है, इट हैज़ बेंट. ऑब्वियसली दैट वुड नॉट बी पॉसिबल अगर हम लोग रे ऑप्टिक्स को ले करके चल रहे होंगे. इन बातों को मोर क्लियरली देखा जा सकता है जब स्लिट साइड जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट के करीब करीब आसपास हो. ओके, सो इट्स अ फिनोमेना दैट अकर्स व्हेन अ वेव सच एज लाइट और साउंड एनकाउंटर्स एन ऑब्स्टिकल, एक ऑब्स्टिकल से टकराता है, ओपनिंग इन अ बैरियर एंड बेंड्स अराउंड इट, क्रिएटिंग अ पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस. ओके, देन देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड पोलराइजेशन. ओके, पोलराइजेशन क्या होता है? वी नो दैट लाइट वेव्स नॉर्मली वाइब्रेट इन मैनी डायरेक्शंस, सारे डायरेक्शन में फैल जाते हैं ये. ओके, पोलराइजेशन फिल्टर अलाउ ओनली लाइट वाइब्रेटिंग इन वन डायरेक्शन टू पास. मतलब एक डायरेक्शन से लाइट आ रहा है तो उसको पास करने देंगे, बाकी के डायरेक्शन के लाइट को कैंसिल कर देंगे. ओके, फॉर एग्जांपल पोलराइज सन ग्लासेस अगर आप पहनोगे तो ग्लेयर नहीं दिखाई देगा. आपने देखा होगा क्रिकेट फील्ड पे जो क्रिकेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ द सन इज़ जस्ट एट द हेड ऑफ देम एंड दे आर टू कैच अ बॉल, ग्लेयर की वजह से वो कैच नहीं कर पाएंगे. अनपोलराइज लाइट है, और जब ये पोलराइजर फिल्टर से पास हो रहा है तो ये पोलराइज लाइट बन जा रहा है. हेयर यू कैन सी. नाउ आफ्टर दिस वी कम टू द डिस्कशन, क्योंकि हम लोगों ने रे ऑप्टिक्स में ये चर्चा की कि लाइट पार्टिकल है, और वेव ऑप्टिक्स में ये चर्चा कर रहे हैं कि लाइट एक वेव है. सो व्हाट इज़ द स्टोरी? शुड वी कंसीडर लाइट अ पार्टिकल और अ वेव? क्या कंसीडर करना चाहिए हमें? क्या इसे वेव कंसीडर करें
या पार्टिकल कंसीडर करें। एक्चुअली ये एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है जो स्टडी ऑफ लाइट एंड फिज़िक्स से रिलेटेड आ जाता है, और समय के साथ इसका आंसर बदलता रहा है। जैसे जैसे साइंटिस्ट ने नई नई डिस्कवरीज की, वी केप्ट ऑन चेंजिंग द डेफिनेशन एंड एडिंग मोर डिटेल्स टू द स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट विथ सर आइजैक न्यूटन, and here we will focus on the particle theory of light. So what did he say? He said Newton believed that light was made up of particles. Okay, why? He noticed that the shadows cast by object were very sharp and clear. कोई अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो सामने लाइट सोर्स है, पीछे जो शेडो बनता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है। ही बिलीव कि ये तभी होगा जब लाइट एकदम पार्टिकल की तरह होगा। दिस सजेस्टेड हिम दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ जस्ट लाइक पार्टिकल्स वुड। जैसे कोई पार्टिकल होगा जो ठीक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, तो उसने भी यही एज्यूम किया कि ये लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि सनलाइट में अगर कोई पेंसिल रखें तो उसका एग्जैक्ट बहुत ही शार्प शेडो बनता है। वेल आई हैव ए वेरी गुड पिक्चर, यू कैन सी यहाँ पे कि पीछे सनलाइट है, एंड डोंट वरी अबाउट द एप्पल। तो ये जो पेंसिल है यहाँ पे, ओके, हेयर इज़ द सनलाइट आई सपोज, यस, इधर शेडो बन रहा है, तो इसका बहुत ही शार्प शेडो बन रहा है। ऐसा नहीं है कि शेडो कुछ इधर चला गया है, कुछ ऐसे करके चला गया, दिस इज़ नॉट ओके। सो here is the gentleman, you can see one example that we can come up with is water waves spreading from a point after a stone is thrown on it. अगर एक पत्थर को फेंक दे पानी पे तो कैसे उसके चारों ओर एक पैटर्न बनने लगते हैं, लाइक हाउ लाइट वेव्स बिहेव, उसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। बट देन वी कम टू द मॉडर्न व्यू। हम मॉडर्न व्यू पे आ जाते हैं कि आज हम लोग इतने सारे ऑब्जर्वेशंस, इतने सारे थ्योरीज के बाद हम किस पॉइंट पे आकर के रुके हुए हैं। सो दैट लेट्स अस टू द मॉडर्न व्यू विच इज़ द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। सो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट हमें क्या बताता है? वेल, इट बिलीव्स दैट लाइट इज़ नाइदर अ प्योर पार्टिकल नॉट अ प्योर वेव। ना तो ये कम्प्लीटली हमेशा पार्टिकल की तरह है, ना ही कम्प्लीटली हमेशा वेव की तरह है। कुछ फेनोमेना को पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट कुछ फेनोमेना के लिए वेव थ्योरी चाहिए। लाइक अगर वेव लाइक बिहेवियर की बात करें तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब वेव बिहेवियर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर पार्टिकल बिहेवियर की बात करें तो फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यस, वही इफेक्ट जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, एंड ही एक्सप्लेन्ड इट यूजिंग फोटॉन्स विच आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट। सो लाइट जब किसी मेटल को हिट करता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, बट ओनली इफ़ द लाइट हैज़ इनफ एनर्जी। अगर इनफ एनर्जी होगा तभी निकलेगा, अदरवाइज नहीं, विच इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, नॉट द इंटेंसिटी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं आप लोग, एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द पार्टिकल लाइक बिहेवियर ऑफ लाइट। एंड देन व्हाट वी डू वी कंक्लूड, फाइनली क्या कंक्लूड करेंगे हम लोग, हमारा कंक्लूज़न क्या होगा? वेल, आवर कंक्लूज़न इज़ दैट लाइट शोज़ डुअल नेचर। लाइट जो है डुअल नेचर को दर्शाता है। ऐसा सम ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन यूजिंग पार्टिकल थ्योरी, और कुछ ऑब्जर्वेशन को दिखाने के लिए वेव थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट इज़ व्हेन वी से दैट इट शोज़ डुअल नेचर। दिस इज़ द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। Finally, we would say that light is made up of photon, that very tiny particles which have zero mass almost, their rest mass is zero, and it behaves like a wave. So the concept that we discuss is called wave duality. Okay, let's discuss more about the properties of light. The first thing is the speed of light in vacuum. The speed of light in vacuum is actually defined to be exactly this much. क्योंकि हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में वो एक कांस्टेंट है, c है। इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं c से।
और इसकी वैल्यू है 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड। राइट, वाई दिस नंबर, वाई दिस एग्जैक्टली नंबर? हम लोगों ने एक मीटर को एग्जैक्टली ऐसे ही डिफ़ाइन किया ताकि लाइट की स्पीड एग्जैक्टली ये हो जाए, पॉइंट पॉइंट में नहीं आए, क्योंकि ये खुद एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को यूज़ करके एक मीटर को डिफाइन किया गया है, हाउ लॉन्ग अ मीटर वुड बी। तो आप कह सकते हैं कि 1 मीटर इज़ अ डिस्टेंस दैट द लाइट ट्रेवल्स इन 1/c सेकेंड, ऐसे। So this is a universal physical constant denoted as c. It's the maximum speed at which all energy, matter and information can travel. सारे कोई भी एनर्जी इंफॉर्मेशन इससे तेज़ हम लोग नहीं चला सकते। ओके, फॉर एग्जांपल द इक्वेशन दैट यू हैव सीन, E is equal to mc squared. Here E is energy, m is the mass and c is the speed of light. यहाँ पे ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये बेसिकली हमें बता रहा है कि मास इज़ नथिंग बट अ डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लेट्स से देयर आर मोर डिटेल्स। लाइट फ्रॉम द सन टेक्स around 80 minutes and 20 seconds to reach Earth. So Earth is very far away actually. And then there is something called reflection of light and its sources. All light can be traced to certain energy source. Light कहीं ना कहीं से तो आएगा, it's energy, so you cannot create it out of nothing. For example, ये सन से आ सकता है, कोई इलेक्ट्रिक बल्ब से आ सकता है, मैच स्टिक से आ सकता है, बट ज़्यादातर लाइट जो आप देखते हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है। ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट है वो अराउंड द कॉर्नर्स बेंड कहीं से हुआ टकरा करके ऑब्जर्वर के आँख पे पहुंचती है। लाइट मोस्ट ऑफ द लाइट यू सी आर रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्ट होके हमारे आँखों तक पहुंचती है, जिससे हम फिर चीज़ों को देख पाते हैं। ओके, यू सी अ बुक बिकॉज द रूम लाइट बाउंसेज ऑफ इट इनटू योर आइज़। सिमिलरली द मून अपीयर्स ब्राइट बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सनलाइट। यस, मून का अपना कोई रोशनी नहीं होता, सनलाइट मून पे पड़ती है, इट्स नॉट अ सोर्स इटसेल्फ, और फिर वो रोशनी हमें दिखाई देती है। अब अगला पॉइंट होगा रिफ्लेक्शन को डिफ़ाइन करना, जिसको हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इज़ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस विदाउट पासिंग थ्रू इट। ये एक सरफेस है हमारे पास, ये एक सरफेस है, लाइट रे ऐसे हिट करे इस सरफेस को और रिटर्न हो जाए और इस सरफेस से पास नहीं हुआ। सो इट वाज गोइंग स्ट्रेट बट इट नॉट गो स्ट्रेट, इट चेंज इस डायरेक्शन, इसने अपने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, जो इसका डायरेक्शन है वो चेंज हो गया, पहली बात। एंड इट डिड नॉट पास थ्रू द मीडियम, इस सरफेस से ये पास नहीं हुआ। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इसको आसान भाषा में बोल सकते हैं, इट्स अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट पार्टिकल आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ये लाइट पार्टिकल जो है उसी मीडियम में बाउंस बैक होके वापस आ गया है, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गया है। जैसे ही साउंड का रिफ्लेक्शन होता है वैसे ही लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। ओके, दिस इज़ अ रे ऑफ लाइट एंड दिस इज़ कॉल्ड अ बीम ऑफ पैरेलल रेज। अगर ये लाइट रेज पैरेलल हैं आपस में जा रही है, इसको कॉल्ड अ बीम ऑफ पैरेलल रेज। ओके, तो स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इट लुक समथिंग लाइक दिस अबव इन द इमेज। और रफ़ सरफेस पे, ज़्यादातर सरफेस हमारे आसपास रफ़ होता है, उस पर पैरेलल रेज भी आए तो उसका जो पैटर्न देखने को हमें मिलता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द स्मूथ सरफेस, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये ऐसे आई, ये यहाँ से पास हो गई एंड दिस आफ्टर कमिंग लाइक पास लाइक सो। इनिशियल इसमें क्या हुआ था, स्मूथ वाले में ऐसे पास हुआ था। तो ये है स्मूथ रिफ्लेक्शन और ये है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन इसे कहते हैं, और इसे एक और नाम भी दिया गया है, दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहलाता है। ओके, सो द मोस्ट important topic that is comes up to us is the laws of reflection. So let's actually see that in the next slide. Okay, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मिरर लिया है एंड मिरर को यूजुअली हम लोग सिल्वर या एल्यूमिनियम से कोट कर देते हैं पीछे की तरफ, और सामने से रिफ्लेक्शन हमें मिरर में दिखाई देता है। ये एक लाइट रे है जो इस मिरर पे हिट कर रही है, ये इंसिडेंट रे कहलाती है।
जो लाइट रे सोर्स, सपोज देयर इज़ अ सोर्स, यहाँ से चल कर के आ रही है, तो ये कहलाएगी इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे टकराने के बाद वापस जाती है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। ओके, रिफ्लेक्शन के बाद गई है, रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। दिस इज़ आवर मिरर। और ये जो पॉइंट है ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, सो जो हमारा पहला, इसमें दो लॉज है, इट डजेंट मैटर किसको पहला किसको दूसरा बोले। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट यहाँ पे क्या होता है, अगर लाइट इस पे ऐसे आए, ये इंसिडेंट रे है, तो लाइट यहाँ से ऐसे वापस चली जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। और यहाँ से इस सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइट खींचेंगे, ये सरफेस है, दिस इज़ द सरफेस, और इसके परपेंडिकुलर लाइट खींचेंगे तो ये कहलाता है, ये लाइन नॉर्मल, इसको एन से डिनोट करेंगे। ऑब्वियसली ये एक इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इट्स कॉल्ड सरफेस एस। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये इमेजिनेशन है। इसके इस इंसिडेंट रे, दिस इज़ द इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पे ये जो एंगल बनता है इस एंगल को कहते हैं आई, और ये जो एंगल यहाँ बनता है ये कहलाता आर। सो एंगल आई इज़ द एंगल मेड विथ इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंगल आर इज़ द एंगल मेड विथ द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। और एंगल आई को फेयर इनफ हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड सिमिलरली एंगल आर को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि ये एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। दिस इज़ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा है कितने हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। जितने एंगल से इंसिडेंट आएगा नॉर्मल के साथ, उतने ही एंगल के साथ ये वापस चला जाएगा विद द नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल हो जाएगा। ओके, एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट here that the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane। ये जो आप प्लेन देख रहे हैं ये वर्टिकल प्लेन है एक्चुअली, दिस इज़ द वर्टिकल प्लेन। ये अगर हॉरिजॉन्टल लिया था हम लोगों ने तो ये वर्टिकल प्लेन है, और इसी प्लेन में होता है। ऐसा नहीं कि लाइट यहाँ से आए तो इस प्लेन से कहीं और चला जाएगा, इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगा। ये सेकेंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे, लाई इन द सेम प्लेन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पास ये है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एवरीवेयर। यस, हम लोग कुछ एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे आपको समझ में आएगा, बट पर्टिकुलरली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एवरीवेयर। ओके, तो यहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ हम लोगों ने रखा, देखिए नीचे मिरर है और यहाँ इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री बन रहा है, रिफ्लेक्शन एंगल 30 डिग्री। यहाँ रखेंगे 20 डिग्री पे 20 डिग्री, और अगर हम लोग ठीक ऐसे रखें सो दैट इट इज़ 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री से ही पास करेगा। ओके, वी कैन से इट वाज 0.1 डिग्री, तो 0.1 डिग्री से ये पास किया। तो टू एक्सप्लेन द पॉइंट दैट ये हर जगह वैलिड होते हैं, एक केस हम लोग देखेंगे कि सपोज़ हमारे पास ये एक रफ सरफेस है, दिस इज़ अ इरेगुलर सरफेस दैट वी हैव, और इस इरेगुलर सरफेस पे सपोजिंग दैट there is a light source and two lights are like this incident, okay, and another light is here,
ओके, तो इन दोनों लाइट को कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे ये सरफेस, इसको थोड़ा सा सीधा सरफेस हम लोग मानेंगे, एंड हेयर सिंस दिस इज़ अ सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे हम लोग, ऐसा, दिस इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और यहाँ पे जो लाइट पास करेगी, इट वुड पास समथिंग लाइक दिस, ताकि यहाँ पे ये जो एंगल है, लेट्स कॉल इट I1, और ये जो एंगल है लेट्स कॉल इट R1, दोनों इक्वल होंगे। एंगल I1 वुड बी इक्वल टू एंगल R1। यहाँ पे क्या होगा, वी वुड नोटिस कि यहाँ पे जब ये हिट किया है तो ये सरफेस है, लेट्स कॉल दिस सरफेस S1, लेट्स कॉल दिस सरफेस S2। यहाँ पे सरफेस अलग है, और यहाँ पे जो नॉर्मल है वो कुछ इस तरीके से है, और यहाँ पे जो लाइट पास करेगी वो कुछ इस तरीके से पास करेगी, सो दैट दिस इज़ द डायरेक्शन वी शो, एरो यूज़ करेंगे डायरेक्शन दिखाने के लिए। और यहाँ पे एंगल अगर I2 है तो यहाँ पे R2 होगा, सच दैट I2 इज़ इक्वल टू R2। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर वैलिड। ये बस नॉर्मल चेंज हो गया है सरफेस चेंज करने की वजह से, बिकॉज नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इस वजह से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये ऐसा घूम गए हैं। इनिशियल अगर आप देखो तो आपको फील होगा कि ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट दे इंडीड आर फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी कम अप विथ इज़ द प्लेन मिरर। सो लेट्स टॉक लिटिल बिट अबाउट प्लेन मिरर्स। सो जब हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर की, ओके, देन वी मीन कि मिरर जो एग्जैक्टली फ्लैट है, ओके, वी मीन फ्लैट मिरर, जिसमें थोड़ा सा भी कर्वेचर नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है वो, एंड दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड अ प्लेन मिरर। समथिंग यू कुड से दैट इट्स इन 2 डायमेंशन, बिल्कुल भी थोड़ा सा कर्वेचर नहीं है। सो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से शो करेंगे, लेट्स शो समथिंग लाइक दिस। सपोज कि ये मिरर है, लेट्स ट्राई इट, ओके, सपोजिंग कि ये मिरर है, मैं इस तरफ ये शेडेड साइन यूज़ कर लेता हूँ टू डिनोट कि पीछे की साइड पॉलिश किया गया है। और यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट रखें, यहाँ पे अगर हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ से जो लाइट है वो अगर ऐसे स्ट्राइक करती है मिरर को, तो यहाँ से ऐसे लौट जाएगी, और अगर ऐसे स्ट्राइक करती है तो ऐसे लौट जाएगा। इसलिए देयर वुड बी मैनी रेज, मैं कुछ ही रेज को ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे समझ सके। तो ये लाइट रेज आप देख सकते हैं कि डाइवर्ज कर गई है, ये लाइट इधर की तरफ चली गई है, दे डिड नॉट मीट। इसको मीट करने के लिए इस रेस को पीछे की तरफ खींचने पड़ेंगे, और जब पीछे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे आकर के इमेज बनेगा। ओके, आई हम लोगों ने इमेज के लिए यूज़ किया है, ओ जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया है। तो इधर ऑब्जेक्ट है तो काफ़ी पीछे जा कर के इमेज बना है। ओके, 2-3 बातें हम लोग नोटिस करेंगे। अगर यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ, नॉर्मल का लाइन, ओके, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ओके, सो लेट मी ड्रॉ वन लाइन हेयर। अगर एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करें, सो नाउ वी सी हेयर। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल खींचा हम लोगों ने, ये पैरेलल खींचा हम लोगों ने, तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंडियर एंगल्स। यू रिकॉल कि अगर दो लाइट ऐसे पैरेलल होते हैं, आप एक लाइन ऐसे खींचोगे तो यहाँ अगर थीटा बना है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। दिस इज़ कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हैं, वी विल कॉल इट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये भी हो गया थीटा। नाउ नोटिस समथिंग हेयर, ये एंगल भी थीटा है। सो कैन यू जस्टिफाइड हाउ?
कैसे, सी ये लाइन भी पैरेलल ही है और ये लाइन इसके पैरेलल है. सो हेयर दिस इज़ द ट्रांसवर्सल, अगेन ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, यहाँ पे आप कर रहे हो. सो दिस इज़ द थीटा, दिस इज़ द थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से. ओके, तो ये भी थीटा है. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एम, इस पॉइंट को एम कहते हैं और इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया है कुछ ऐसे करके. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस रे, अगर इस रे की आप बात करते हैं यहाँ पे, तो ये देखो ये मिरर पे चूँकि ऐसे इंसिडेंट थी कि यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू ज़ीरो था, तो यहाँ पे एंगल आर इक्वल टू भी ज़ीरो होता. सो इट वुड कम लाइक दिस और ये ऐसे करके चली जाती. सो हम इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसीलिए इस लाइट को ऐसे लिया हम लोगों ने परपेंडिकुलर. और यहाँ पे यही लाइन नॉर्मल भी हो जाता. इफ़ यू सी दिस लाइन वुड बी नॉर्मल इटसेल्फ, यही लाइन नॉर्मल भी हो जाता. तो यही लाइन यहाँ से चला जाता. पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया हम लोगों ने, पॉइंट इमेज बना है इसका. तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बना है, दिस इज़ ओ, वी कॉल दिस पॉइंट एम, ये आई है, इस पॉइंट को ए कहा है. तो हमने देखा कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. ऑब्वियसली बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. आप देख सकते हैं, लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम आई. कैसे? वेल, वी कैन सी दैट ए एम दोनों में है पहला पॉइंट, and the next point is that we have two angles, angle AMO that is equal to angle AMI that is equal to 90 degree basically, 90 degree है ये. And the third point is angle AOM is equal to angle AIM, angle theta. So third angle would automatically be equal. We can use the fact that it's an angle side. So using angle side property, these triangles are congruent. So since these triangles are congruent, the corresponding parts of a congruent triangles are also correspondent, equal. We conclude that AM must be equal to OM must be equal to MI. We conclude that MO must be equal to IM or MI. MO must be equal to MI. This is the important conclusion. Now notice that from the mirror to the object, we call this distance, fair enough, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. और उसी तरीके से मिरर से इमेज तक जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं इमेज डिस्टेंस. और हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करेंगे और इमेज डिस्टेंस को v से डिनोट करेंगे. सो द रिजल्ट वी हैव ऑब्टेन्ड टेल्स अस दैट द MOU is indeed equal to v. We have used the absolute value. साइन कन्वेंशन के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, दैट इज़ वाई. तो ये जो डिस्टेंस है u, ये v के इक्वल है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कुछ बच्चे भूल जाते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस से कंफ्यूज कर देता है. आप ऐसे याद रखो कि अनलेस यू हैव एन ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट हैव एन इमेज. जब तक ऑब्जेक्ट होगा नहीं इमेज बनेगा नहीं. और इसीलिए जैसे इंग्लिश में आप स्टार्ट करोगे तो पहले u आता है फिर v आता है. तो ऐसे याद रखो कि ऑब्जेक्ट u एंड देन इमेज, तो वो हो गया v. और यहाँ पे एक और बात हम लोगों ने देखा कि लाइट रेज डाइवर्ज हो गई है, मिली नहीं है, उसको पीछे ज़बरदस्ती खींच के मिलाया है. तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि ये जो इमेज है दिस इज़ वर्चुअल इमेज, दिस इज़ नॉट अ रियल इमेज. यू कैन नॉट ऑब्टेन दिस ऑन अ डिस्प्ले. एक स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते. लाइट रेज को हमने ज़बरदस्ती पीछे खींचा है. ओके, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है. इस डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे हम लोगों ने एक कैंडल रखा है और इसको HO कहा है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट.
और यहाँ पे इमेज बना है। ये लाइट जो ऐसे गई थी वो ऐसे ही लौट गई यहाँ पे, इसको पीछे खींच दिया हम लोगों ने। ये लाइट भी ऐसे ही हुआ, इसको भी पीछे खींच दिया। ये लाइट जो ऐसे आई वो यहाँ से ऐसे चली गई। सो एयर एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर विच यू कैन सी। इसको हमने पीछे खींचा, सो यू कैन ट्रैक द हेड, ऐसे करके यहाँ से यहाँ इस तरीके से इमेज बना है एच ओ। सो चूँकि हमने देख लिया है कि v इक्वल टू यू होता है, एंड ऑब्वियसली दिस टू लाइट्स आर पैरेलल, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को मिरर के पैरेलल प्लेस करते हैं। सो एच ओ मस्ट बी इक्वल टू एच आई। तो कुछ बातों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि एच ओ जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर में, वो एच आई के बराबर होता है, राइट। तो अगर हम लोगों ने ऐसे एक मिरर ले लिया और एक ऑब्जेक्ट ले ले, तो इस मिरर के ठीक उतने ही पीछे हमारे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इफ़ दिस इज़ एन ऑब्जेक्ट, उसके उतने ही पीछे इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज वुड बी फॉर्म। तो यहाँ से ये जो हाइट है, इस हाइट को आप कहते हो एच ओ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये जो हाइट है दिस इज़ कॉल्ड एच आई, हाइट ऑफ द इमेज ऑब्वियसली विच इज़ इक्वल। और यहाँ से जो डिस्टेंस है ये, इसको हम लोग यू कहेंगे और ये डिस्टेंस को वी कहेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज़ इमेज डिस्टेंस, ओके। एंड नाउ वी हैव रिटन द पॉइंट u इज़ इक्वल टू वी, और आगे हम लोगों ने पॉइंट लिखा h इज इक्वल टू एच आई। एंड नाउ वी से सिंस द इमेज इज़ फॉर्म्ड बाई extending the reflected rays, that is light rays did not meet in reality, such an image is called virtual image and they cannot be obtained on a screen. Image is erected and it is laterally inverted. Okay, so laterally inverted की बात करते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेजेस बनती है वो laterally inverted होती हैं। Okay, what does that mean? तो you have seen कि प्लेन मिरर में सपोज यू हैव रिटन फिट इन द प्लेन मिरर, यू वुड सी समथिंग लाइक दिस। सो दिस स्विच ऑन, ये क्या हुआ, अच्छा चेंज हो गया डायरेक्शन, है ना। ये कहलाता है लैटरल इन्वर्जन। इसमें होता क्या है बेसिकली, अगर आप ऐसे खड़े हो प्लेन मिरर के आगे, इफ़ यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, अपनी तस्वीर देख रहे हैं, तो अगर ये इसका लेफ़्ट हैंड है, सो आप यहाँ सामने से खड़े होंगे तो आपका राइट हैंड होना चाहिए। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट, उसका राइट हैंड होगा। तो राइट हैंड जो है, जो ऑब्जेक्ट का है, वो इसका लेफ़्ट हैंड बन जाता है। दिस बिकम्स इज लेफ़्ट हैंड। सिमिलरली इस साइड जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट हैंड बन जाता है। इधर की तरफ जो ऑब्जेक्ट होगा उसका लेफ़्ट हैंड होना चाहिए, एंड विच टर्न्स इनटू द राइट हैंड ऑफ द इमेज। इमेज के राइट हैंड में टर्न हो जाता है वो। दिस इज़ कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, मतलब लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। आपने ऐसे फिट लिखा, वो इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसा स्विच हो गया, ओके। एंड यही रीज़न है कि एम्बुलेंस जो होता है पीछे में, उस पर एम्बुलेंस को उल्टा करके लिखा जाता है, राइट, कुछ ऐसे करके, ताकि आप जब उसको पलटोगे तो वो सीधे करके ऐसे एम्बुलेंस हो जाएगा। सो दिस इज़ डन ताकि सामने जो कोई पीछे अगर एम्बुलेंस है, सामने आप बैठे हैं, तो पीछे आप अपने गाड़ी के शीशे में देखेंगे पीछे से एम्बुलेंस आ रहा है, वो ऐसा अगर लिखा हुआ होगा तो डायरेक्टली हमें पता चल जाएगा, ओके इट्स एन एम्बुलेंस, रीड करने में आसानी होगी। तो इसको साइड दे सकते कि ठीक है भाई आगे चले जाओ, इस तरीके से करके, अदरवाइज़ हमें पता नहीं चलेगा उतनी क्विकली। सो रिएक्शन टाइम मैटर्स एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, जहाँ चीज़ें लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट हो जाती है, ओके। प्लेन मिरर की अगर कुछ और प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें तो एक चर्चा करते हैं हम लोग कि अगर प्लेन मिरर में एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन। लेट्स टॉक अबाउट एंगल ऑफ डेविएशन। एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। सपोजिंग कि हमने एक प्लेन मिरर ले लिया है एंड लाइट रे इसको ऐसे हिट करती है, ऐसे करके चली जाती है, ओके। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो, ओके। सपोज दिस एंगल इज़ थीटा
वी नो दैट दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो अगर हम लोग इस रेस को ऐसे एक्सटेंड कर देते, सपोज ऐसे गई तो नहीं, बट सपोज अगर हम लोग इसको ऐसे एक्सटेंड कर देते, तो ये जा रही थी ऐसे और मुड़ गई ऐसे, तो ये दिस इज़ द एंगल बाय विच इज़ डेविएटेड। इतने एंगल से ये डेविएट हो गया, मुड़ गया, दिस इज़ कॉल्ड डेल्टा। तो चूँकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, वी कैन सी दैट 2 थीटा प्लस डेल्टा इज़ 180, सो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज़ 180 माइनस 2 थीटा। ऐसे करके एंगल ऑफ डेविएशन निकाल सकते हैं। सो सपोज इस तरीके से अगर हमारे पास एक मिरर है, ओके, एंड लाइट रे हिट्स लाइक दिस विद द इंसिडेंट एंगल, अगर ये 20 डिग्री है तो आपसे पूछे कि डेविएशन एंगल क्या होगा, देन ऑब्वियसली ये भी 20 डिग्री होगा, 40, दिस मस्ट बी 140 डिग्री, समथिंग लाइक ऐसे निकाल सकते थे। 180 माइनस 2 इंटू 40, 140 is the answer. Okay, and one more next thing we would discuss, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर एक मिरर फिक्स है, सपोज एक मिरर फिक्स है और एक ऑब्जेक्ट है, सपोज वी हैव टेकन एन ऑब्जेक्ट और इसको मूव कर रहे हैं x मीटर्स पर सेकेंड से, दिस इज़ फिक्स्ड, द मिरर दैट इज़ हेयर इज़ फिक्स्ड। तो इसमें जो इमेज होगा वो किस रफ्तार से मूव करेगा? द आंसर इज़ इंडीड इट शुड बी वेरी ऑब्वियस, ये भी x मीटर पर सेकेंड से ही मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इफ़ द मिरर इज़ फिक्स्ड, सपोज़ कि थोड़े समय के बाद ये यहाँ आ गया, जितनी दूर यहाँ से ट्रैवल किया ये भी अब उतनी ही दूर के बाद यहाँ पे होगा। सो बोथ ऑफ देम ट्रैवल सेम डिस्टेंस। अगर ये d ट्रैवल करेगा तो ये भी d ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, बिकॉज द डिस्टेंस विद द मिरर रिमेन्स फिक्स्ड। ये पोजीशन इक्वल है, सिमिलरली ये पोजीशन इक्वल है, सो देयर डिफरेंस मस्ट बी इक्वल आल्सो। तो ये अगर d है तो ये भी d होगा। ओके, हाउएवर सच a कंडीशन डज नॉट अकर अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है और मिरर को मूव किया जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? So let us see what happens in such a condition. So suppose that here is the mirror, and now this time what we do, okay, 1 minute, let's take the mirror here. Okay, here is the mirror, and now this time what we do is कि हम ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देते हैं। ऑब्जेक्ट इज़ फिक्स्ड, सो दिस इज़ फिक्स्ड, इसको फिक्स कर दिया है, एंड मिरर को मूव कराते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ। सपोज़ कि मिरर मूव कर रहा है x मीटर पर सेकेंड से। इनिशियली इफ द ऑब्जेक्ट इज़ हेयर, द इमेज इज़ फॉर्म्ड हेयर। आई वुड से दैट इफ this distance is d1, obviously then this distance is also d1. Okay, since the mirror is moving and the object is fixed, the object is still here. Okay, and suppose x मीटर की वजह से मिरर थोड़ा आगे आ जाता है, so supposing now that mirror is here. अब अगर मिरर यहाँ है तो ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे। ओके, इसको चूँकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है, तो यहाँ से अगर ये d2 है, इफ़ दिस इज़ d2, दिस डिस्टेंस रिमेन्स d2, ये डिस्टेंस भी d2 होगा। ओके, सो हाउ मच डिस्टेंस डिड द मिरर मूव? अगर मिरर की बात करें तो मिरर पहले d1 पे था, अब d2 था, तो डिस्टेंस फॉर द मिरर के लिए अगर डिस्टेंस देखें, सो दिस इज इक्वल टू d1 माइनस d2, दिस डिस्टेंस we can say this is the distance that it has moved. So this is d2, this is d1, this is indeed d1 minus d2, ये डिस्टेंस मूव हुआ है।
d1 minus d2, we would say in time t. Let us suppose in time t can be 1 second, 2 second, whatever, doesn't matter. We suppose that in time t it moves from here to here, all the way here to here. Okay, how did the image move? Initially, from the fixed position, we can see that the image is at d1 plus d1 all the way here. This is the distance it is as initially, and it is indeed 2d1. 2d1 is the distance. And now how much distance is between them? d2 plus d2, 2d2. Now the distance is 2d2. So to find this distance, we can subtract 2d1 minus 2d2, and finally we can factor the 2 out, which gives us d1 minus d2. So this is the distance that the image has moved. Initially we can see it was as 2d1, d1 and d2, and now it is at obviously at a distance from here 2d2. So 2d2 minus 2d1, this gives us 2 into d1 minus d2. So we can write here that the distance for the image, how much the image moved, image कितना मूव किया, तो obviously इमेज मूव किया है 2 इंटू d1 माइनस d2 इन द सेम टाइम. उतना ही समय में जो मिरर यहाँ से यहाँ आया है, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया है, आगे चला गया है, राइट, इन टाइम t. सो इफ़ इट वाज मूविंग विथ x डिस्टेंस, वी कैन सी कि इसका ठीक 2 गुना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है, which means the image must be moving at 2x speed. It must be moving at 2x meters per second, क्योंकि उसी समय में 2 गुना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, d1 माइनस d2, इसने 2 इंटू d1 माइनस d2. वेरी सिंपल इट इज़. बस फिक्स्ड पोजीशन से, ये जो हमारा फिक्स्ड पोजीशन है, फिक्स्ड पोजीशन से आप ट्रैक करो पूरा का पूरा. पहले ऑब्जेक्ट इमेज के बीच में डिस्टेंस क्या था, आप क्या डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट इमेज कितना डिस्टेंस मूव किया मिरर के रेस्पेक्ट में, आपको पता चल जाएगा. ओके, लेट मी टेल यू वेरी क्लियर एग्जांपल. एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल देखते हैं. सपोज करो कि आपने अपने फेस से मिरर को यहाँ पे रखा, पुट ए मिरर 1 मीटर अवे, 1 मीटर अवे रखा, तो अभी हमारा इमेज भी 1 मीटर की दूरी पे बन रहा होगा. ओके, और सपोज़ मिरर को हम लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं 1 मीटर पर सेकेंड से, तो 1 सेकेंड के बाद 1 सेकेंड लेटर जो मिरर है वो यहाँ पे आ चुका होगा चेहरे के पास. तो ऑब्वियस ही बात है इमेज भी यहीं बनेगा. तो 1 सेकेंड में 1 मीटर ट्रैवल किया इसने, 1 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो गया. तो मिरर आया 1 मीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट कितना आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया 1 मीटर प्लस 1 मीटर, ऑब्जेक्ट आ गया 2 मीटर. 2 मीटर कितने सेकंड में, 1 सेकंड में. सो जो इमेज आ गया 2 मीटर 1 सेकंड में. इमेज की डिस्टेंस होनी चाहिए 2 मीटर पर सेकंड. आई होप यू अंडरस्टूड. इस तरीके से करके हमें थोड़ा देखना पड़ेगा. इट इज़ द सेम फिनोमेना जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है. एंड यहाँ पे लिखा है कि जब मिरर इज़ फिक्स्ड द इमेज मूव्स विद द सेम स्पीड एट द ऑब्जेक्ट, क्योंकि u बराबर v होता है तो उसी स्पीड से मूव करते रहते हैं. ओके, अब एक बात करते हैं कि अगर द मिनिमम हाइट ऑफ अ प्लेन मिरर टू सी द फुल साइज इमेज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. अभी देखो ऐसा है ना, अगर तुम्हें मिरर में अपना पूरा इमेज देखना है तो तुम अपने साइज़ का मिरर ले सकते हो. भाई तुम जितना बड़ा हो उतना बड़ा मिरर ले लो, उसमें तो दिख ही जाओगे. बट ज़रूरी नहीं कि उतना बड़ा मिरर ले, उससे बड़ा ले सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उससे छोटे में भी काम चल जाएगा. सवाल है कि कितना छोटा मिरर ले कि हम लोग खुद को देख पाएँ. अब सवाल ये है कि हमें खुद के पर्सपेक्टिव में देखना. ऑब्वियसली यहाँ अगर एक बहुत ही छोटा मिरर होगा, तुम बहुत दूर खड़े हो, कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, तो वो तो इस मिरर में तुम्हें देख ही लेगा, अल्टीमेटली तुम छोटे हो जाओगे. तुम्हारे पर्सपेक्टिव में
मिरर का हाइट क्या होना चाहिए। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि आप यहाँ पे हो, दिस इज़ योर हाइट, ऑब्वियसली ये एच ओ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एच आई भी उतना ही होने वाला है। मिरर के अंदर जो इमेज बनेगा वो उतना ही पीछे बनेगा। अगर डी डिस्टेंस है मिरर से, दिस इज़ द मिरर, और मिरर से डी डिस्टेंस पे हम हैं, तो डी डिस्टेंस पे ही हमारा इमेज बनने वाला है यहाँ पे, उसी तरीके से, ठीक। ओके, तो अगर डी डिस्टेंस पे इमेज बनने वाला है और हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग सपोज़ यू आर लुकिंग फ्रॉम हेयर, सपोज योर आइज आर एट द टॉप फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, तो यहाँ से जो आप देखोगे ये रे ऐसे ही जाएगी, ऐसे लौट जाएगी, विच विल इनेबल यू टू सी द टॉप ऑफ योर हेड। और यहाँ से आप फीट की तरफ देख रहे हैं, सो दिस गोज ऑल द वे हेयर, सो दैट यहाँ से जो सारी की सारी इमेज प्रोजेक्ट होती है, पूरे बॉडी की इमेज इस मिरर में दिखाई देती है हमें इस तरीके से। सो वी कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, यहाँ पे इस तरीके से ये डायग्राम बना सकते हैं। ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है, ये एच है, और इसके डिस्टेंस को एक्स मान लिया है, ये 90 डिग्री है, ऑब्वियस सी बात है। ओके, तो इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम लोग। लेट्स से कि हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल मिल गया, इस तरीके से एक ट्रायंगल मिल गया। इस छोटे ट्रायंगल की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक d है और ये डिस्टेंस है x। इस बड़े ट्रायंगल की बात करें तो ये 2d है और ये डिस्टेंस है h। नाउ सी, ये डिस्टेंस x था, ये वाला ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, और उसके बाद ये ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस स्मॉल ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं ना, जिसके तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये 90 है, तो ये 90 है, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल इसमें तो है ही। तो अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। और सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, सपोज़ यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल ले लिया और एक उसका सिमिलर ट्रायंगल ले लें, बड़ा वर्जन, सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ बी। सो बेसिकली इफ़ this angle is equal to this angle, this is equal to this and this is equal to this, they are called similar triangles। और ये साइन यूज़ करते हैं हम लोग। इन दैट कंडीशन स्मॉल a ओवर कैपिटल A would be equal to स्मॉल b ओवर कैपिटल B। मतलब उनके साइड का रेशियो सेम होता है। ये सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में तुम पढ़ोगे मैथ्स में। यहाँ पे हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं कि छोटे ट्रायंगल में जो x है वो डिवाइडेड बाय बड़े ट्रायंगल में जो h है वो, दिस मस्ट बी इक्वल टू, छोटे ट्रायंगल में है d, बड़े ट्रायंगल में है 2d, बड़े ट्रायंगल में है 2d। इससे ये कट गया, h उधर जाएगा तो x इज़ h/2। यानी कि अगर मिरर का साइज़ हमसे आधा हो तो हम अपने इमेज को सर्टेनली देख पाएंगे। हेयर इफ़ द साइज ऑफ द मिरर इज़ हाफ ऑफ आवर साइज, in that condition we would be able to see our image completely। So the size of the mirror must be at least half the size of the person in order to see full size image from their perspective। मतलब उनके अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे वो, ऐसा। Now we would do some questions। एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम लोग। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखते हैं। दो मिरर्स हैं और दो मिरर को किसी एंगल पे अलाइन किया गया है इस तरीके से। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम, वो हमें नहीं पता, वही एंगल पता करना है। सपोज दैट दिस एंगल इज़ थीटा। और ऐसा है कि सपोजिंग दिस मिरर इज़ M1, दिस मिरर इज़ M2। रे 1 जो आता है इस तरीके से वो मिरर 1 के पैरेलल है, तो ये रे ऐसे आया, इस मिरर से टकराएगा तो यहाँ आएगा, फिर इस मिरर से टकराया तो फिर से रिफ्लेक्शन होगा, 2 बार रिफ्लेक्शन होगा। पहले मिरर से टकराया तो यहाँ, फिर दूसरे मिरर से टकराया तो यहाँ रिफ्लेक्शन। लेट्स से कि जो रे जा रहा है वो रे 2 है। सो इफ़ द कंडीशंस आर लाइक सो, अगर क्वेश्चंस के कंडीशन ऐसे हो कि जो रे 1 है उसको ऐसे लाया गया है कि वो M1 के पैरेलल है, एंड जो रे 2 जाता है
वो कुछ ऐसे जाता है कि वो m2 के पैरेलल है। इस कंडीशन में बताइए कि थीटा हो क्या होगा। देन थीटा वुड बी व्हाट। ओके, आई सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करो, और जब नहीं बने देन व्हाट्स द सॉल्यूशन। सो इससे पहले कि आगे बढ़े, एक इम्पोर्टेंट चर्चा कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। ओके, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प मिलेगा उससे। सी व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि अगर ये मिरर है और एक रे को आप ऐसे लेके आते हो जो ऐसे इंसिडेंट है, और यहाँ से ऐसे चली जाती है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे नॉर्मल है। सी हमें पता है कि ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि एक्यूट एंगल्स हैं। वी कॉल देम एक्यूट एंगल्स। अब ये जो नॉर्मल हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये ड्रॉ किया है 90 डिग्री पे। देखिए ये पूरा एंगल 90 है, ऊपर आई है, सो दिस एंगल मस्ट बी 90 माइनस आई। उसी तरीके से ये एंगल होना चाहिए 90 माइनस आर, और हमें पता है कि चूँकि एंगल आई इक्वल टू आर है और दोनों 90 से कम है, सो 90 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग, 90 माइनस आई इक्वल टू 90 माइनस आर हो जाएगा। सपोज़ कि इस एंगल को हम लोग अगर थीटा डैश बोल दें तो ये एंगल भी थीटा डैश हो जाएगा इस तरीके से। ओके, विद द मिरर। सो इसका कंक्लूज़न ये निकला बेसिकली कि अगर ये इस तरीके से मिरर है, लाइट रेज ऐसे हिट कर रही है, और ये सरफेस एक प्लेन सरफेस है, दिस इज़ अ प्लेन सरफेस, ये बात आपको थोड़ी याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर थीटा डैश बन रहा है तो यहाँ भी थीटा डैश ही बनेगा, सेम एंगल बनेंगे ये। ओके, ऑन टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये दो मिरर कुछ इस तरीके से हैं, किसी एंगल पे इंक्लाइन किए गए हैं, एंगल हमें पता नहीं है, वही हमें पता लगाना है। पहले को रे ऐसे हिट कर रहा है, यहाँ से ऐसे हिट कर रहा है, फिर ये, और यहाँ से ये ऐसे चला जा रहा है। ओके, दिस इज़ मिरर 1, मिरर 2, रे 1, रे 2, ये थीटा दिया है। तो सबसे पहले देखो ये थीटा हो जाएगा। ये थीटा क्यों हो जाएगा? क्योंकि रे 1 इज़ पैरेलल टू मिरर 1, तो ये दोनों साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, वो थीटा तो वो थीटा। सिमिलरली हम लोग ये कहेंगे ये भी थीटा होना चाहिए विद द सेम लॉजिक। क्यों? क्योंकि मिरर 2 रे 2 के पैरेलल है, इसीलिए ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होना चाहिए। वो वाला भी करस्पॉन्डिंग एंगल था और ये भी, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। क्योंकि यहाँ से लाइट आई है ऐसे करके, और हमने कहा था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये भी थीटा ही होना चाहिए। उसी तरीके से जब लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट किया और यहाँ से वापस किया है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होना चाहिए। सो नाउ वी हैव फॉर्म्ड अ ट्रायंगल इन विच तीनों एंगल थीटा है, all the angles are theta, so adding them all up, theta plus theta plus theta is 3 theta. This is equal to 360. theta must be equal to 60 degree. तो ये इस तरीके से 60 डिग्री आ जाता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। Don't worry, these are very easy questions, they may look little tough on the surface. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि an object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a plane mirror. Okay, so I will draw this here. Okay, let's draw it here, we can do it here. So यहाँ पर एक मिरर है और 12 सेंटीमीटर की दूरी पे
एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. सो सपोज एन ऑब्जेक्ट इज़ हेयर एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर. इस मिरर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है. द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय द मिरर. ओके, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पे ही इमेज भी फॉर्म होगा एग्जैक्टली एट 12 सेंटीमीटर. नाउ द मिरर इज़ मूव बाई 4 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है और ये स्टेशनरी है, तो मिरर को 4 मीटर आगे मूव कर देते हैं. ओके, so let's move the mirror by 4 meter. So the new position of the mirror is here. ये नई पोजीशन है मिरर की. अब आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में 8 मीटर की दूरी रह गई है. इसका मतलब इमेज भी 8 मीटर की दूरी पे ही बनेगा. मतलब कि अब ये इमेज यहाँ बनना चाहिए. Here it will be formed. The distance by which the position of the image would be shifted. अब इमेज की पोजीशन कितनी शिफ्ट हो गई, इमेज कितना चेंज हो गया है, वो हमें देखना पड़ेगा. तो इमेज यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, ये हमें निकालना पड़ेगा. ओके, तो अब आप ट्राई करो. आई थिंक आराम से आपका आंसर आ जाएगा. तो इनिशियली वो लोग जो ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी थी वो इनिशियली है 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक. ओके, और अब जो दूरी है वो है 8 दूनी 16 सेंटीमीटर. पहले 24 अब 16, यानी कि इसको घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 8 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर नो, 8 सेंटीमीटर टुवार्ड्स मिरर. ये मिरर की तरफ आया. यस. 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर. नो, मिरर से 8 सेंटीमीटर अवे नहीं गया. ओके, 2 सेंटीमीटर टुवार्ड्स द मिरर. नो, दिस इज़ द ओनली करेक्ट आंसर. Okay, let's see the next question. In the next question they say, let's see the next question. It says two parallel mirrors A and B. Okay, so these are two parallel mirrors, plane mirrors. They are separated by 10 centimeter. 10 centimeter is the distance between them. An object O is placed at a distance of 2 centimeter from the mirror A. Okay, this is placed at 2 centimeter. Which means this distance must be 8 centimeters. Okay, the distance of the second nearest image behind mirror A from the mirror A. Okay, फ्रॉम द मिरर ए टू बिहाइंड मिरर ए, ये पूछा जा रहा हमसे. तो सबसे पहले आप ये देखो कि अगर बी से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो ये जो इमेज बनेगा यहाँ पे इमेज, ये भी बनेगा कितने सेंटीमीटर की दूरी पे, 8 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा. राइट. तो अब इसकी दूरी कितनी हो गई यहाँ से ए से पहले, ये देखो ये दूरी हो गई 10 and 8. This distance is 10 plus 8, 18 centimeters. ओके, तो इसके पीछे जब ये बनेगा तो ये 18 सेंटीमीटर पे ही बनेगा. राइट, यहाँ से ये 18 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए. ओके, दिस इज़ द इमेज जो यहाँ बना है, इमेज 1. दिस वी विल कॉल इमेज 2. So the second nearest image behind mirror A from the mirror A is 18 centimeters. 18 सेंटीमीटर पे बनेगा. Sure enough, let's move ahead. Okay, here we will discuss detail, very specific detail here. Okay, before that let's actually discuss one important thing. The important thing is that if you have a mirror and there is the incident ray, there is a reflected ray, and this is the normal. Suppose if we shift the incident ray, suppose we go clockwise, anti-clockwise, we shift it like so.
we shift it by say some angle x. Here also the reflected ray will be shifted by x. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो पहले ये थीटा था तो ये भी थीटा था, अब जो एंगल है यहाँ पे वो एंगल बन रहा है थीटा प्लस एक्स। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ भी एंगल बनना चाहिए थीटा प्लस एक्स। सो इफ़ दिस इज़ थीटा दिस मस्ट बी एक्स। प्रीटी इजी। अगर इसी तरीके से हम लोग मिरर ऐसे लिए हैं और लाइट को ऐसे लेके मैं आया हूँ, ओके, दिस इज़ द नॉर्मल। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर दूँ तो ये ऐसे चला जाएगा। इफ़ आई शिफ्ट इट बाई लाइक एक्स विद द इंसिडेंट रे, दिस इज शिफ्टेड बाई एक्स अमाउंट विद द रिफ्लेक्टेड रे। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ बात हो रही है मिरर की और दे आर टेलिंग अस कि suppose a mirror is rotated by angle theta, say anti-clockwise. So mirror was like this and mirror has been rotated. तो इस मिरर को हमने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे करके, और हमने इंसिडेंट रे को फिक्स रखा है. वी हैव फिक्स द इंसिडेंट रे. कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, देन द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय 2 थीटा अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन. ओके, लेट अस सी हाउ, कैसे होता है ये. तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ थीटा. अभी आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये पहले नॉर्मल था 90 डिग्री पे, ये नॉर्मल था. तो अब ये कुछ ऐसा बनेगा न्यू नॉर्मल. ओके, लेट्स पिक अनदर कलर. कि मान लो सपोज़ ये अब परपेंडिकुलर इस मिरर के, इस तरीके से ये न्यू नॉर्मल बनेगा एन डैश. तो चूँकि आपने इधर ये थीटा बनाया है, ये भी थीटा से शिफ्ट हो जाएगा. जैसे आप इसको, पहले ये 90 डिग्री था, अब ये 90 डिग्री है, तो शिफ्ट हो गया वो थीटा से. ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले जो ये पूरा का पूरा एंगल था, ये पूरा का पूरा एंगल, सपोज़ नॉट, इस वक्त आई, ये आई था पूरा का पूरा एंगल, ये पहले नॉर्मल के साथ, और ये एंगल था आर, ये एंगल था आर. ओके, नाउ द थिंग इज़ दिस कि आपने थीटा से इसको शिफ्ट किया यहाँ पे, तो अब ये एंगल कितना हो गया. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ दिस एंगल. तो ये पूरा का पूरा आई है, उसमें से थीटा घटा दो आप, तो ये एंगल हो गया आई माइनस थीटा. ऐसे करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा आई माइनस थीटा करके. ओके, तो अब यहाँ पे ये ऐसे आया है. नाउ लेट अस सी, वी विल ड्रॉ द लाइंस लाइक सो, कि अगर ये इंसिडेंट रे अब ऐसे है तो अब ये जाएगा कैसे. ओके, तो ये जाएगा ऐसे, ऐसे जाएगा. अब ये लेट वहाँ जा नहीं जाएगा, अब ये यहाँ से जाएगा, इट विल गो लाइक दिस. तो अब आप ये एंगल कैसे निकालोगे, नए नॉर्मल से लेटर से, कि जो ये नया नॉर्मल है, यहाँ से आप ये एंगल कैसे निकालोगे. ओके, टू थिंक अबाउट दैट, लेट्स सिंप्लीफाई द सिचुएशन अ लिटिल बिट. सबसे पहले आप इसको हटाओ. ओके, बाकी डिटेल हम लोग रहने देते हैं ताकि आपको समझ में आए. सो अब जो एंगल बन रहा है वो आई माइनस थीटा है. सो अब ये लाइट लाइक यहाँ से जाने के बजाय, अब ये लाइट रेज, लेट्स पिक सम अदर कलर, अब ये लाइट रेज यहाँ से जा रही है, ऐसे करके जा रही है, ऐसे करके जा रही है. ओके, अब ये है नया रिफ्लेक्टेड रे आर डैश. ये आई तो हमारा वही है और आर डैश ये हो गया है. तो पहले क्या था, पहले देखो ऐसे मिरर था, ये ऐसे आया और ऐसे गया. ओके, तो यहाँ पे ये एंगल अगर आई था, ये एंगल आर था, तो ये टोटल एंगल ये आई, ये भी आई के बराबर है. तो ये टोटल एंगल था 2i, द टोटल एंगल वाज 2i. ओके, सो विच इज़ अ नाइस थिंग कि
हमें पता है भाई यहाँ से, अब आप देखो यहाँ पे ये अगर आई माइनस थीटा है, आई माइनस थीटा ये, तो ये एंगल भी क्या होनी चाहिए, ये एंगल भी होनी चाहिए आई माइनस थीटा सिमिलर। और हमें पहले से पता है कि अगर आप ये एंगल लोगे, ये पूरा एंगल लोगे आप, ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल क्या आएगा, 2 इंटू आई, 2i, आई प्लस आई, ये 2i आने वाला है। सो ये एंगल होने वाला है पूरा का पूरा 2i, विच मीन्स कि अगर आप ये एंगल देखोगे, ये एंगल की ये कितना शिफ्ट हो गया है, ओके ये कितना शिफ्ट हो गया है अगर आप ये देखेंगे, ओके ये आई माइनस थीटा है, ये आई माइनस थीटा है, ये जो शिफ्ट हो गया है, तो ये शिफ्ट हम निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये पूरा का पूरा एंगल 2i है, उसमें से घटा देंगे कितना, ये देखो ये एंगल है आई माइनस थीटा और ये एंगल भी है आई माइनस थीटा, तो ये दोनों हो मिला के हो जाएगा यहाँ पे आई माइनस थीटा प्लस आई माइनस थीटा 2i माइनस 2 थीटा, आई प्लस आई माइनस थीटा 2i माइनस 2 थीटा, सो 2i माइनस 2 थीटा, मतलब कि ये एंगल हो गया 2i माइनस 2 थीटा। तो इसमें से ये एंगल घटा रहे हैं, ओके सो दिस बिकम्स 2i माइनस 2i प्लस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस, so this becomes 2 theta, so this is shifted by 2 theta. This is what the statement reads. This was a little bit challenging. I hope, I would say that you try on your own again and then you come to this, you will understand surely. I am very hopeful that you will. Okay, here is a little fun question. It's a little bit challenging, but it's fun to do. Let's say it says a person is standing exactly at midway between a wall and a mirror. So okay, so here is the person standing, here is a wall, two walls are there, let's say two walls are there, one wall is like so, another wall is like so, and the person is exactly midway. So if this distance is x, this distance is x, there is a mirror, and as a person is standing on the ground, okay, so he wants to see in the mirror the full image of the wall, okay, so he wants to see the full height of the wall behind him in a plane mirror in front of him, full height he wants to see. The minimum length of the mirror in this case should be h by 3, but मतलब कि अगर ये मिरर h/3 इस पूरे दीवार का आधा, सॉरी इस पूरे दीवार का 1/3 भी होगा तो ये पूरा दीवार देख पाएगा, बट ऐसा होगा कैसे, लेट अस सी हाउ इज़ दैट पॉसिबल। सो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये खड़ा है, देयर इज़ ए मिरर एंड exactly let's take it a bit far away, and initially I will extend this, let's say the mirror is larger, and then we will say what amount of mirror do we require, and there is a wall at exact same distance. So if this distance is d, this distance is also d, okay. So if he looks in the mirror, suppose he covers this distance, he looks in the mirror and it covers this distance, so this part of the portion of the mirror covers the total of this distance, okay, very nice. Let's draw a line here, and let's draw a line also here using the laws of reflection. If angles are equal, if this is theta 1, this will be theta 1, if this is theta 2, this will be theta 2. Okay, so now let's say let's draw another line, one useful line, and let's call this height x, here is the, and let's call this height y, here is the mirror m, let's call this
Okay, now at this point let's draw this line. Now looking at this picture, looking at this picture, since this is x, this is also x, because obviously as you extend this, you can see, as you extend this, you can see at any point we take that this must be equal to this part, given the thetas are equal. So if that is x and if this is y, this must also be equal to y. Now for this triangle, this distance is indeed x plus y. For now we have a triangle to look after where this is x, this is, let's say, h, this is h. Now from here to here is d, and from here to here it's 2d. Now both the triangles, this triangle, now notice over here, this triangle and this triangle, both of the triangles are similar. Why? Because this angle is in both the triangle, this is 90 degree, this is also 90 degree. So we can see both the triangles are similar. Since the triangles are similar, x upon d, or since the triangles are similar, we can see that h upon 2d, we can see that h upon x is equal to 2d upon d, which means h must be 2x. So this must be 2x. The similar logic we can apply here and write this must be 2y. Okay, so the total height of the wall is what? Total height of the wall is 2x plus x plus y plus 2y, 3x plus 3y, 3 into x plus y, which is 3 times this height. Therefore even if the mirror is 1/3, even if it is 1/3, he can see the full height of the wall behind him. उसके पीछे वो देख पाएगा. Okay, here are a few questions you should try. The only important question that I am interested in are these questions. So okay, let's say it says a ray of light falls on a plane mirror making an angle 40 degree. Find the angle of deviation. This is what we are required to find. तो ये 40 है तो ये भी 40, तो ये टोटल 180 होना चाहिए. तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे हो जाता है 180 माइनस 2 इंटू 40, विच मीन्स 180 माइनस 80, 100 डिग्री. 100 डिग्री आ जाता है यहाँ पे. और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फॉर अ इंसिडेंट रे द प्लेन मिरर इज टर्न 25 डिग्री, द एंगल थ्रू विच रिफ्लेक्टेड रे वुड बी टर्न. ऑब्वियसली 2 इंटू 25, 25 डिग्री. Okay, let's see a question here. It says कि under what condition in an arrangement of two plane mirror, अगर दो plane mirror है, mirror 1 mirror 2, incident ray and reflected ray will always be parallel to each other. कब parallel होंगे, किस condition में? Draw the ray diagram. See, they are parallel when they make 90 degree. And why is that? Let us see. If two mirrors are like so, अगर दो मिरर को ऐसे करके रखा जाता है और रेस को अगर हम लोग ले करके आए, ऐसे इंसिडेंट हैं, एंड वी वुड एज्यूम कि ये हम लोग क्या करेंगे, दोनों को पैरेलल कर देंगे. सो ये ऐसे लेके आया हम लोगों ने रे 1 को,
ओके सॉरी, ये ऐसे आकर के यहाँ चला गया रे 2, और हमने क्या कहा कि रे 1 इज़ पैरेलल टू रे 2, ऐसा। तो इफ़ दैट इज़ द केस, हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल सम करके 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। सो लेट्स कॉल दिस एंगल x and एंगल y. So we know x and y must be 180 degrees. Okay, now if you realize anything, यहाँ पे अगर एंगल खींचते हम लोग तो यहाँ पे एंगल I, यहाँ पे एंगल R 2i. ओके, सो 180 डिग्री दिस इज़। तो यहाँ पे देखो हमें पता है ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते। सो इफ़ यू कॉल दिस एंगल, theta 1, this angle will also be theta 1. So see, 2 theta 1 plus x is 180 degrees. Okay, so 2 theta 1 is 180 minus x. Theta 1 is 180 minus x upon 2. Okay, similarly, if this is theta 2, this will also be theta 2, and that is why, well, I can erase that actually, this is true, and that is why we would write that 2 theta 2 plus y must be 80. So theta 2 must be 180 minus y upon 2. This angle we do not know. We will call this angle theta. And now the most important bit is that here, that theta 1 plus theta 2 plus theta, they must be equal to 180. Okay, see, theta 1 is 180 minus x by 2, theta 2 is 180 minus y upon 2, plus theta is equal to 180. Okay, let's take 2 as an LCM. So this becomes 180 minus x plus 180 minus y. If nothing is there, 1 is there. 2 theta, that is 180. And now 180 plus 180, 360 minus x minus y plus 2 theta is equal to 360. So minus factor out, x plus y is equal to minus 2 theta. We know what x plus y is. This was 180 is equal to 2 theta. Theta turns out to be 90 degree. So we know that when we put these two to be parallel to one another, the angle we so obtain is 90 degree. The angle we obtain is 90 degree. You can also show it in reverse. पहले तुम 90 डिग्री ले लेना इन दोनों के बीच में, और तब तुम दिखा पाओगे कि दोनों रेस पैरेलल है। वेल, आई लीव दैट फॉर यू, वो मैं तुम पे छोड़ देता हूँ। आई एम वेरी होपफुल उतना आराम से किया जा सकता है। ओके, लेट्स सी दिस चैलेंजिंग क्वेश्चन. इट्स नॉट वेरी चैलेंजिंग बट इट इज़ इफ यू ट्राई इट ऑन योर ओन. ओके, सो क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि अ लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल θ1. ओके, on the system of two plane mirrors M1 and M2 having an inclination 75 डिग्री. ओके, इनके बीच का inclination 75 है. सपोज़ ये ऐसे टकरा के यहाँ से टकराया ऐसे आने के बाद, और यहाँ से टकरा के ऐसे चला गया. सपोज दिस इज़ व्हाट हैपेंड. ओके, एज शोन इन द फिगर. आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम मिरर M1, ओके, मिरर M1 से टकराने के बाद इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक ऑन मिरर M2. ठीक, मिरर M2 से टकरा गया विद एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री. ओके, मिरर 2 के साथ यहाँ पे अगर हम लोग एक नॉर्मल खींचेंगे तो ये जो एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे ऑब्वियसली. ये 30 डिग्री दिया हुआ हमें, ये 30 डिग्री दिया हुआ हमें. अभी देखो ये पूरा 90 होता है यहाँ पे, तो ये भी 30 होगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये भी 30 होगा, तो ये 90 होता है, ये 30 है, तो ये कितना बच गया? 60. सो वी कैन सी कि ये एंगल 60 हो गया. अब ये एंगल अगर 60 हो गया तो ये कितना बच गया? देखो 75 और 60 कितना हो गया? 135. सो दिस एंगल मस्ट बी 180 minus 135 which means 45.
तो ये 45 है। देखो यहाँ पे अगर नॉर्मल खींचते हम लोग ऐसे करके नॉर्मल, तो ये भी 45 हो जाता, क्योंकि 90 डिग्री होना चाहिए कुल मिला के, ऐसा 90, तो वो भी 45 हो जाता। सो लेट्स मेक द नॉर्मल स्मॉलर। ये अगर आप नॉर्मल ऐसा खींच देते, ऐसा करके ये नॉर्मल खींच देते अगर आप, तो ये एंगल हो जाता 45, ये एंगल 45 हो जाता। ओके, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये 45 हो जाता, तो ये 45 होने का मतलब ये भी 45 इंसिडेंट रे। तो टोटल डेविएशन निकालना है हमें, टोटल डेविएशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे टोटल डेविएशन? देखो ये रे ऐसे आ रहा था, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो गया, तो अगर इसको ऐसे खींचे तो एक बार डिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, लेट्स कॉल डेल्टा 1, और ये ऐसे जा रहा था भाई साहब, ये ऐसे मुड़ गया, तो इसको ऐसे खींच दो, एक बार रिफ्लेक्शन ये हो गया डेल्टा 2। तो टोटल डिफ्लेक्शन हो जाएगा पहला डिफ्लेक्शन प्लस दूसरा डिफ्लेक्शन। वेल पहले में 45 डिग्री है, दूसरे में 30 डिग्री है, तो हमें पता है ये होता है 180 माइनस 2 थीटा, 2 इंटू 45, प्लस ये होगा 180 माइनस 2 थीटा, 2 इंटू 30, सो 180 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 60। Well, 180 minus 90 is 90, 180 minus 60 is 120. This becomes 210 degree. So the answer turns out to be 210 degree. Good, nice enough. Okay, we have a very important result because अब हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। अब बाकी क्वेश्चन ट्राई करो, बन जाएगा आपसे। प्लेन मिरर में इससे सोफिस्टिकेटेड नहीं आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया हम लोगों ने। एक रिज़ल्ट इससे पहले कि स्फेरिकल मिरर पे मूव ऑन करे, एक ऐसे रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें काम आने वाला है। ओके, सो पहले स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द स्टेटमेंट कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड अ लाइन ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन टू द लाइन, और दूसरा द परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू अ लाइन। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं। बेसिकली हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक पॉइंट ले लें P और एक लाइन ले लें L, P से L पे एक ही परपेंडिकुलर खींच पाओगे, एक ही, 2 या 3 नहीं। क्यों भाई, कैसे ये पॉसिबल है? और ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा ना, लेट्स सपोज दिस इज़ के, P के, ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। कैसे ये पॉसिबल है? तो हम लोग क्या करेंगे भाई, मान लेंगे ये K1 है, और ऐसा मान लेंगे भाई एक नहीं 2 परपेंडिकुलर खींच सकते हैं, दिस इज़ K2। सो हम लोग कहेंगे कि सपोज़, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मान लिया हम लोगों ने, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। सो सपोज फ्रॉम अ पॉइंट P टू परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन ऑन द गिवन लाइन L। जो गिवन लाइन L है उस पर 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने। नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दैट 2 परपेंडिकुलर? नाउ यू सी, अगर इस ट्रायंगल में देखें हम लोग, तो हम लोग देख सकते हैं कि इन ट्रायंगल P K1 K2, इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये दोनों 90 हो गया है ना। तो ये एंगल कितना बच गया? 0 डिग्री। ओके, so angle K2 plus angle K1 plus angle P, if this is 180, ये 90 है, ये 90 है, so this must be 0, this must be 0, ये 0 हो गया। लेकिन ये 0 तो तभी पॉसिबल है ना, ये 0 तभी पॉसिबल है जब ये पॉइंट K2 पॉइंट K1 से कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड करने का मतलब ये है कि ये पॉइंट एक साथ आ जाए। तो हम लोग कहेंगे दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन K2 कोइंसाइड्स विथ K1। यानी कि ये लाइन जब इधर आ जाएगा ना, तब तो ही 0 होगा ये, तभी ये पॉसिबल होगा। इसका मतलब एक ही परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन। ये साइन परपेंडिकुलर के लिए लिया है कि सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर सकते हो, 2 नहीं। और
जब हम लोगों ने ये देख लिया है, व्हेन वी हैव सीन दैट, तो एक ही बात बच जाती है भाई कि देखो ये पॉइंट P था, ये लाइन L था, एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई दूसरा लाइन लेंगे तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, सपोज़ K1 K2। और यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, भाई देख सकते हो कि PK2 का स्क्वायर इक्वल टू PK1 का स्क्वायर प्लस K2 K1 का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है PK2 बड़ा होगा PK1 से, क्योंकि इसके स्क्वायर में ये एडेड है, इसीलिए PK2 इज़ ग्रेटर देन PK1। और ये किसी भी रैंडम चूजन पॉइंट के लिए सही है, राइट। दिस इज़ ट्रू फॉर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं आप, फॉर एनी रैंडमली चूजन पॉइंट, कोई भी पॉइंट आप ले लेते उसके लिए ये बात सही होता। और इसीलिए आपको पता चला कि किसी एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं। फिर इन सारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन का मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा ये है कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो और इस पे से एक लाइन ले कर के जाते हैं हम लोग, सपोज़ ये टेंजेंट है, अगर टेंजेंट इज़ अ लाइन दैट टचेस सर्कल ऑन एग्जैक्टली वन पॉइंट, एक ही पॉइंट P पे टच करता और कहीं नहीं, और आप ओरिजिन से अगर मिलाओगे इसको, देखो ओरिजिन से अगर आपने इसको मिलाया तो सपोज़ दिस इज़ द रेडियस। अगर किसी और पॉइंट से आप मिलाओगे, सपोज़ P1 पॉइंट से मिला दिया, तो ये कुछ ना कुछ होगा। सपोज़ ये R है, ये X है, तो हमें पता भाई OP1 जो है ये ग्रेटर देन है OP से, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर एनी रैंडमली चूजन पॉइंट। वाइट क्यों? क्योंकि OP1 इज समथिंग लाइक R प्लस X, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन R गिवन दैट X इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि OP इज़ द शॉर्टेस्ट, OP इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ, राइट। OP सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ है, पॉइंट O से लाइन T पे सबसे शॉर्टेस्ट है, विच मीन्स दिस मस्ट मेक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बनाना ही चाहिए। और यही रीज़न है कि आप कोई भी ये ले लेंगे, सर्कल ले लेंगे, एनी सर्कल, और उस पे जो टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट सेंटर से 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा, राइट। यू कैन आल्सो ट्राई डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, आप एक्सपेरिमेंट करके भी ये देख सकते हैं, और ऐसे भी हमें पता चल रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल मिरर से, जो कि मेन टॉपिक है हमारा। सो सी यू देयर।